हेलो एवरीवन। आज हम फिर से हमारी जो साइंस की जर्नी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्षमा चाहूँगी कि एक लंबा गैप मैंने लिया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज हम उस दिन पहली क्लास में हमने चर्चा की थी कि हम साइंस में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और आज हम साइंस की पहली यूनिट जो है उसको उठा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे साइंस का जो पहली यूनिट है सामान्य विज्ञान। इसका पहला टॉपिक जो है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। साधारण अनुप्रयोग में क्या? साधारण अनुप्रयोग में वो सारी चीजें जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे हम अपनी दैनिक जीवन में देख रहे हैं, परिवहन में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में देख रहे हैं वो। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन कि पढ़ेंगे कैसे। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे कि हम इसमें दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहले तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग क्वेश्चन क्या आएगा, तो विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग में सामान्यतः आपको क्वेश्चन यही आएगा कि 10 नंबर में कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग बताइए। तो उसमें आप दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं। पहला ये कि आप अलग अलग साइंस स्ट्रीम उठाइए और उसके बाद उनके यूजेस बताते जाइए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग क्षेत्र उठाइए और उनमें विज्ञान के अनुप्रयोग बताइए। जैसे कि आपने साइंस वाला उठाया तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान है, फिर आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इन सब का अनुप्रयोग बताएं। या फिर आप कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग, पर्यावरण के क्षेत्र में अनुप्रयोग, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग, क्षेत्र वाइज जा सकते हैं। ये दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीकों का मिक्स लेकर के चलूंगी। मैंने एक तरीके से ये किया है कि मैंने साइंस का डिवीजन लिया है और उसके बाद उनका विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताया है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपका पर्टिकुलर किसी साइंस को लेकर के आ गया तो भी आप इसके थ्रू बता सकते हैं कि भौतिकी का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग बताइए, या फिर आपको आ गया कि एग्रीकल्चर का विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग, एग्रीकल्चर में विभिन्न साइंसेस का क्या यूजेस है उसको बताइए, तो उस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं। चलिए तो हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे भौतिकी, फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम गति के नियम पढ़ते हैं, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, हम परमाणु विज्ञान पढ़ते हैं, परमाणु जो एटॉमिक फिजिक्स होता है वो पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के यूजेस देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हम संचार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग कर रहे हैं। हमारे जो जैसे रिमोट वगैरह होते हैं टीवी के, उनमें हम माइक्रोवेव्स का यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन में हम यूज कर रहे हैं इनका। ठीक है, इसके बाद है सैटेलाइट। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हम यूज करें नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु नवीकरणीय ऊर्जा जो है, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत, इन सबको बनाने के लिए भी हम भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर जो टरबाइन बनाई जाती है उसका उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद है परमाणु भौतिकी। तो परमाणु भौतिकी में हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, सॉरी ये गलत है, परमाणु बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसके बाद है लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी का हम सर्जरी में यूज, अक्सर आपने सुना होगा आई की लेजर सर्जरी कराई, जो नॉर्मली चश्मा वगैरह के लिए कराई जाती है, चश्मा हटाने के लिए, नंबर लेंस को प्रॉपर उसके साइज में मेंटेन करने के लिए की जाती है, तो लेजर सर्जरी की जाती है। फिर इसके बाद निर्माण कार्यों में जो हम नक्शे बनाते हैं या बड़े बड़े जो निर्माण कार्य होते हैं, सड़क निर्माण या इन सब के लिए डायरेक्शन के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मैपिंग के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया फिजिक्स। फिजिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या क्या यूजेस हैं? तो केमिस्ट्री सबसे पहले तो आपकी बॉडी जो है वो जिस भी कंपोनेंट से बनी हुई है उसका कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन होता है। आपका डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, जितने भी आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं सबका एक केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, हमारा एनर्जी सोर्स है सीएचओ, उसका बेसिक फॉर्मूला सीएचओ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे जितने भी, चाहे हम एग्रीकल्चर को ले लें, हर चीज में
केमिस्ट्री का उपयोग है। सबसे पहले हम देखेंगे दैनिक जीवन में हम केमिस्ट्री का क्या उपयोग करते हैं। तो जो हमारा दैनिक जीवन में हम फूड लेते हैं उसमें आजकल हम शुगर फ्री का उपयोग करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं केमिस्ट्री का। हम साबुन अपमार्जक जो बनाते हैं वो हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर हम बना रहे हैं। हम जो E20 जो हमने इथेनॉल 20 जो लेकर के आए हैं पेट्रोलियम में, वो भी हमारा केमिस्ट्री केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बनता है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर चूंकि हमें पता है कि किसी भी क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन सॉइल का होना चाहिए। अभी हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम यही कर रहे हैं कि हम जो हमारी सॉइल है उसका केमिकल कंपोजिशन पता करेंगे, उसमें जो एनपीके का जो रेशो है वो पता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे जिस न्यूट्रिएंट की कमी होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो क्रॉप के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं एक बैलेंस मात्रा में उनको मिलेंगे, जिससे कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये मृदा परीक्षण में उपयोग किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स बैलेंसिंग में यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हेल्थ। हेल्थ एसिडिटी, एसिडिटी में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। दूसरा शुगर फ्री बनाने के लिए यूज करते हैं। पर्यावरण रसायन, पर्यावरण रसायन में क्या, पर्यावरण में जितनी भी चीजें हैं, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में हम फिटकरी पोटास एलम का यूज कर रहे हैं प्रदूषण को कम, जल प्रदूषण को, जो उसमें पॉल्यूटेंट रहते हैं उनको हटाने के लिए। इसके अलावा हम सॉइल कंपोजिशन के लिए इसका यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा जल शोधन। जल शोधन में हम रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस केमिकल बेस्ड है। इसके अलावा हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, फिटकरी का यूज करते हैं। नोट्स आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में रहेंगे। इसमें चूंकि आपको जैसे कि कोई भी साइंस का उपयोग आया तो आपको एक बेसिक, इसमें जीन थेरेपी में प्रयोग किया जाता है, जो टर्म्स होते हैं आगे पीछे के वो आप यूज कर सकते हैं। आप प्रीलिम्स दे करके आए हैं, आप मेंस दे रहे हैं, तो एक मैं मान के चल रही हूँ, यदि आप में से कोई दिक्कत हो, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वंदन, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं, तो बेसिक शॉर्ट नोट्स मैं आपको दूंगी जिसमें आप आगे पीछे के जो टर्म्स होते हैं वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है उस समय शॉर्ट नोट्स जो कि इजीली रिवाइज हो जाए। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको, चूंकि इन्हीं नोट्स से आप समझेंगे तो आप इजीली उसको याद कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में ही प्रोवाइड कराऊं। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप लोग एक बार मेंशन कर दीजिएगा मुझे, तो मैं फिर उसको थ्योरी फॉर्म में कन्वर्ट करके नेक्स्ट क्लास से ले आया करूंगी। साइंस, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। अब इनका उपयोग क्या करते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्शन, इसमें हम इसका यूज करेंगे। हमारी जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, फिर हमारा हेल्थ सेक्शन जो है लगभग बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मिक्स्ड यूज किया जाता है, चाहे हम वैक्सीन बना रहे हों या हम मेडिसिन बना रहे हों, इन सब में। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, जितने भी हमारे जेनेटिक डिसीज होते हैं उनके लिए हम जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारी स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल आपने टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, ये हमारा एक टॉपिक भी है, फर्स्ट यूनिट में है कि स्टेम सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम जो 3 से 4 प्रकार की स्टेम सेल्स होती हैं, प्लूरिपोटेंट, सॉरी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ अभी, जितनी भी स्टेम सेल्स होती हैं इनमें हम किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक ऑर्गन बनाने के लिए या जो भी हमारे बॉडी में किसी भी तरीके की डिसीज होती है उसको क्योर करने के लिए हम स्टेम सेल का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हेल्थ में वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको एक तरीके से या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कि
अलग अलग टाइप की, जैसे कोविड वैक्सीन जो स्पाइक प्रोटीन था कोविड का, कोविड-19 जो वायरस था उसका जो स्पाइक प्रोटीन था उसके बेस पे बनाई गई थी काफी सारी। कुछ एडिनो वायरस जो कि कोविड-19 जो वायरस था उसी से सिमिलर वायरस था, उसको लेकर के बनाई गई थी। तो इस तरीके से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस श्रेया, डर्मेटोलॉजी में भी यूज होता है। फिर इसके बाद पर्यावरण संरक्षण में आपने अक्सर सुना होगा कि गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको कंज्यूम करने का काम करता है, जिससे कि पानी खराब नहीं होता या उसमें स्मेल नहीं आती है, उसको हम कितने भी लंबे समय तक रख सकते हैं। एग्रीकल्चर, सॉइल, सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं, जो हम ह्यूमस यूज करते हैं। ह्यूमस जो होती है वो कुल मिला के जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक तरीके से डिकम्पोज किया गया प्लांट मटेरियल, ह्यूमन मटेरियल होता है, जो कि डिकम्पोज्ड फॉर्म में होता है। और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फिर इसके बाद जीएम क्रॉप्स बनाने में, ये मेनली बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, जीएम क्रॉप। इसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हम नॉर्मली रेगुलर लाइफ में कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्रिप्टोग्राफी में, जैसे कि हम हमारे मोबाइल में पासवर्ड डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिट्स के फॉर्म में होता है, तो क्रिप्टोग्राफी में भी यूज किया जाता है। इसका एक टॉपिक होता है मैथ्स का सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमारे मेंस में भी ये टॉपिक है, मीन, मोड और मीडियन प्लस जो प्रायिकता, प्रायिकता। तो ये किस काम के आते हैं, जैसे कि मौसम विज्ञान में हम इसका उपयोग करते हैं। प्रायिकता, बादल, काले बादल हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, पानी गिरने की, तो वो एक प्रायिकता से हमें पता चलता है कि हाँ, एक एवरेज हम निकाल के कि हाँ ऐसी स्थिति में ये काम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हम कि ये चीज हो सकती है। वो मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में। मौसम का पूर्वानुमान, शेयर मार्केट आज गिरेगा या, क्योंकि जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं कि किस कंपनी के शेयर्स की बिकवाली ज्यादा होने से शेयर मार्केट बूम करता है, लैप्स करता है, वो हम पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू, ये किसका टॉपिक है, मैथमेटिक्स की, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। इसके बाद क्रिप्टोग्राफी में हमने देख ही लिया, डाटा सुरक्षा का गणितीय इंक्रिप्शन करने के लिए यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आज के समय में जो इंजीनियरिंग का एरिया है वो सबसे वास्ट है हमारी लाइफ में, हर तरफ। आप लोगों को हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि ये स्पेस मैं छोड़ रही हूँ ताकि कभी मैं आपको बताऊं या आप लोगों को खुद कभी कोई नया टॉपिक मिले तो आप ऐड कर सकें। तो मेरे सभी नोट्स में लगभग आपको थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा कि जब आप इनको प्रिंट कराएं अगर, तो उस जगह पे आप ऐड ऑन कर सकें। सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग में देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग का उपयोग। जो भी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक होते हैं। जो हम भूकंप रोधी भवन बना रहे हैं, एक जो सस्पेंशन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये सब इसके टॉपिक्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले तो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक नेटवर्क है जिसमें आप अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जोड़ते हैं और एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें आपको हर तरीके का जो कंटेंट डेटा अवेलेबल हो सके। या जैसे कि हम स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट देखें, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया है, हमारे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या हमारे जो स्ट्रीट लाइट के अलावा नेटवर्क सिस्टम है, हमने सब कुछ एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। इससे क्या हुआ है कि अभी आपने कहीं देखा होगा कि हम डोर ओपन करते हैं, लाइट ऑटोमेटिक ओपन, सेंसर्स। आजकल जो नए व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें स्मार्ट की दी जाती है, सेंसर बेस्ड है।
आपको जो आजकल जो ये घर में साउंड सिस्टम जो यूज हो रहे हैं, एलेक्सा वगैरह, ये सब भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही पार्ट्स हैं। स्मार्ट होम बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं, हेल्थ मशीनरीज जो आपकी बनाई जा रही हैं जितने भी, जिसमें वेंटिलेटर है, बीपी मशीन है, शुगर, ये सारे के सारे सेंसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं। आज हम लगभग हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में हमने जैसे कि होंडा का जो रोबोट है ऑसिमो, वो यूज कर रहे हैं हम। बहुत सारे हमने जैसे फेस्टोफिस देखा, हमने पैक्सवेव ग्लाइडर देखा। ये ऑटोमेशन है, हर क्षेत्र में हम आजकल यूज कर रहे हैं जो रोबोट्स हैं, जहां ह्यूमन नहीं जा सकता है। कहाँ ह्यूमन नहीं जा सकता? जो ह्यूमन के लिए डेंजरस प्लेस है, जैसे कि कोई वार एरिया है, कोई भूकंप एरिया है, तो इन सब जगह पे हम किसका यूज कर रहे हैं? रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये आपका ऑटोमेशन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। पर्यावरण विज्ञान अभी एक क्षेत्र बेस पे है कि पर्यावरण जो है, सॉरी, ये अलग से टॉपिक आ सकता है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है इसको। इसको लेकिन लिखना कैसा है, जो हमारा पिछला नॉलेज है, जो हम अलग अलग साइंसेस का यूज किया है, उसी में हम देखेंगे इसको। सबसे पहले हम पर्यावरण में देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को कैसे, सॉरी, प्रदूषण को कैसे क्योर करना है। फिर हम इसमें देखेंगे हमारा क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो हमारे न्यू, एक मिनट, न्यू जीएम क्रॉप्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, उनका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट कर रहा है, उसको हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो जैसे कि जीएम क्रॉप्स हुआ, उसके बाद हम बनाते हैं सॉरी, साइंस के हमने यूज देखे। यूज आप क्षेत्र वाइज भी लिख सकते हैं, और आप साइंस के विभिन्न स्ट्रीम्स को उठा करके भी इसके यूजेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मैं सबसे बेसिक टॉपिक उठा रही हूँ, सेल, जिससे कि आप सेल पढ़ने के बाद बाकी टॉपिक्स जो हैं उससे कनेक्ट करके पढ़ सकें। सेल में, इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया। सबसे पहले आपको, एक मिनट, ये हैंग हो रहा है शायद, पेन काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर। ठीक है। सेल टॉपिक, सेल क्या होती हैं? सेल जब खोज की गई थी तो कॉर्क जो होता है उसमें की गई थी कि छोटे छोटे कोस्ट के रूप में ये नजर आई, इसलिए इसे सेल नाम दिया गया था। सेल जो होती है वो किसी भी, जैसे कि हम फिजिक्स में देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं कि कोई भी चीज बनी हुई है, किससे बनी है? परमाणु से। उसी तरह अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गन को देखें, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, किससे बनी हुई है? वो सेल से बनी हुई है। सेल अब कैसे आ सकता है? पेपर में हम सबसे पहले देखें तो हमने देखा है कि 2 मार्कर आ रहे हैं, 7 मार्कर आ रहा है और 10 मार्कर आ रहा है।
सेल टॉपिक में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्कर में आ सकते हैं। इसके एक एक ऑर्गन को वो उठा करके, सेल ऑर्गन को उठा करके वो 2 मार्कर में दे सकते हैं कि आप कोशिका भित्ति पर चर्चा कीजिए। जैसे कि शायद इसी बार का क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की कोशिका नहीं, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। तो इसी तरीके से आप एक कोई भी फैक्ट वो आपसे उठा करके पूछ सकते हैं 2 नंबर में, या फिर आपसे कोई भी एक ऑर्गन पूछ सकते हैं कि इस पर चर्चा कीजिए, या सिर्फ नाम भी लिखा आ सकता है उस ऑर्गन का, उसके बारे में आपको 2 से 3 फैक्ट लिखने होते हैं। 7 मार्कर में एक एक्सपीरियंस ये देखा गया है कि उन्होंने पूरा सेल डिवीजन जो 3 टाइप का होता है उसमें से समसूत्री विभाजन उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया है 7 मार्क, पहले जो 6 मार्कर होते थे उसमें। अब उनने दिया पेज ज्यादा ही है, लेकिन उसमें उन्होंने, चूंकि आपने सेल डिवीजन अगर पहले पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 1 पेज का कंटेंट है वो, उससे कम पेज में बनाना बहुत मुश्किल है, तो उसको किस तरीके से लिखना है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद 7 मार्कर में जैसे कि कुछ ऑर्गन्स हैं सेल के जो आ सकते हैं 7 मार्कर में, जिसमें कौन कौन से हैं ये आप स्पेशली मेंशन कर लीजिएगा। केंद्रक, केंद्रक 7 मार्कर में आ सकता है। दूसरा आपका आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आ भी चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, शायद मुझे जितना याद आ रहा है 2019 के मेंस में था ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपका जो क्लोरोफिल वाला सेक्शन है ये सचित्र वर्णन के लिए आपका आ सकता है 7 मार्कर में। इसके अलावा तो बाकी जितने टॉपिक हैं वो सारे 2 मार्कर में मेरे ख्याल से आएंगे, या फिर आपको सीधे सेल का स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। सेल स्ट्रक्चर यदि आपसे कभी भी पूछा जाता है, बड़े में पूछा जाता है, तो यहाँ मैंने केवल प्लांट सेल बनाया है, लेकिन मैं आपको एनिमल सेल का और प्लांट सेल का दोनों का स्ट्रक्चर हमें कभी भी बनाना है अगर सेल, और उन्होंने सिर्फ हमसे बोला है कि सेल स्ट्रक्चर पर टिप्पणी कीजिए, तो हमें ना सिर्फ एनिमल ना सिर्फ प्लांट, दोनों सेल हम पैरेलल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये मैं आपको एक बार बना करके बता दे रही हूँ। जैसे हम देखते हैं कि प्लांट सेल में जो है वो कोशिका भित्ति होती है, और प्लांट सेल हल्का सा शेप में होता है। एनिमल सेल लगभग अंडाकार होता है, ठीक है। केंद्रक दोनों में होता है। अब हम इनकी लेबलिंग कैसे, हम एक ही पेज में दोनों को बनाएंगे, बीच में स्पेस छोड़ेंगे, दोनों साइड स्पेस छोड़ेंगे लेबलिंग के लिए। इसमें हमने बताया केंद्रक दोनों में होता है, उसका लेबलिंग कहाँ होगी, बीच में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, इनकी लेबलिंग बीच में होगी। जो आपका राइबोसोम है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर उसको सेल में शो किया जाता है, इसकी लेबलिंग बीच में होगी। रेक्टिका, इसकी लेबलिंग बीच में होगी। जो ऑर्गन्स दोनों में हैं उनकी लेबलिंग आप बीच में करेंगे, लेकिन कुछ ऑर्गन्स इससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि इसमें कौन से प्रेजेंट है, इसमें कौन से प्रेजेंट है, इसमें कौन से एब्सेंट है, इसमें कौन से एब्सेंट है, दोनों के कॉमन कौन से हैं। तो आपने एक तरीके से ना सिर्फ सेल स्ट्रक्चर बताया, बल्कि आपने उन्हें यह भी बता दिया कि हमें इन दोनों में अंतर भी पता है। हमने सेल स्ट्रक्चर भी बता दिया, दोनों का अंतर भी बता दिया। नीचे हम बताएंगे ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो इससे आपका, जब आप कोई भी 10 मार्कर लिख रहे हो और अगर आपने पहले ही पेज में उनका एक व्यू तैयार कर दिया, तो वो पीछे वाले पेज का कंटेंट उतना जज नहीं होता है जितना आपका ये वाला सेक्शन जज होगा। अगर ये आपने बता दिया तो लगभग उनका व्यू क्लियर हो जाएगा कि इसने इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी दी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि 10 नंबर में अगर आप डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू, चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू अगर कुछ बता पा रहे हैं तो शुरू में पहले वो बताइएगा। तो हम इस तरीके से डायग्राम बना देंगे, जैसे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है लेकिन उसमें नहीं होता, तो क्लोरोप्लास्ट की हम लेबलिंग इस साइड कर देंगे। लाइसोसोम प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, इसकी लेबलिंग इस साइड करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप अगर पूरा सेल का स्ट्रक्चर आता है तो वो आप बताएंगे। अब हम इसके सेल ऑर्गन्स देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, प्लांट सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक
और यूकैरियोटिक। इसमें देखिए प्रो प्लस कैरियोट, और यहां यू प्लस कैरियोट, एक कॉमन वर्ड निकल के आ रहा है कैरियोट। इसका मीनिंग क्या होता है, यहीं से आपका पता चल जाएगा प्रोकैरियोट क्या है और यूकैरियोट क्या है। प्रो मतलब प्रारंभिक, यू मतलब विकसित, लेकिन कैरियोट क्या है, कैरियोट है केंद्रक। जिस सेल का केंद्रक डेवलप नहीं होता है पूरी तरह, जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी, जिसका हम केंद्रक अभी जैसे नॉर्मल सेल में, हम प्लांट सेल में देखें, ह्यूमन सेल में देखें, वो यूकैरियोटिक सेल होती है। उसका केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमेटिन नेट के रूप में गुथा हुआ होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल स्ट्रैंड के रूप में इस तरीके से बिखरा हुआ पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स, कभी आपको अगर 2 मार्कर में आता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, क्यों कहा जाता है, प्लस उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आएगा आपका बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपकी आती है ह्यूमन सेल और प्लांट सेल। आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको ये शॉर्ट नोट फॉर्मेट में ही ठीक लग रहा है कि मैं कल से आपको नोट्स फॉर्मेट में लेकर के आऊं, एक बार मेंशन कर दीजिएगा चैट में। सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर पे चलेंगे, तो मैं आपको बेसिक पहले डायग्राम से बता देती हूँ, फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। ये जो है ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताया है मैंने, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गन है वो प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, एक दो ऑर्गन को छोड़ दिया जाए तो। क्लोरो प्लांट सेल सबसे पहले तो आउटर लेयर, किसी भी चीज को याद करते समय एक पिक्टोरियल मेमोरी के लिए जरूरी है कि हम उसका एक सीक्वेंस याद रखें। जैसे कि हम सेल पढ़ेंगे तो सेल में हम सबसे बाहर ऑर्गन से लेकर के सबसे अंदर ऑर्गन तक जाएंगे, कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। सबसे बाहर सेल वॉल किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया में होगी, कवक में होगी और शैवाल में होगी। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन या एनिमल जो होते हैं जीव, उनकी आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में आउटर मेम्ब्रेन आउटर वॉल होती है, सेल वॉल होती है। इसके बाद आएगा आपका कोशिका द्रव्य जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें जो प्लांट्स वो सेल ऑर्गन होते हैं उनको हम दो भागों में बांटेंगे, एक कोशिका द्रव के सेल ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा आउटर जो आउटर लेयर्स होती हैं वो। तो कोशिका द्रव में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है जो कि केंद्रक से जुड़ी हुई होती है, झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो हमारी मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन उस तक जुड़ी हुई होती है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इसका काम क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे ठीक है, कल से मैं आपको नोट्स फॉर्मेट में ले आऊंगी नोट्स, ओके। वरना चूंकि ये बाहरी मेम्ब्रेन से केंद्रक तक, तो इसका काम क्या होगा, हम देख रहे हैं अंदर तक जा रही है, तो परिवहन इसका काम होगा। राइबोसोम्स, आरएनए और राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप में आप सेल में बनाएं, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे गोले बना दिए और उन्हीं के ऊपर नाम लिख दिया। नहीं, हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा उसका स्ट्रक्चर मैच हो। भले हम अब चूंकि हम बहुत छोटा सा डायग्राम बनाएंगे लेकिन हम उसमें पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको, लेकिन एटलीस्ट वो ऑर्गन अगर कोई सब्जेक्ट का टॉपिक टीचर है उसको समझ में आए कि ये वही ऑर्गन है। रिक्तिका, क्लोरोफिल, केंद्रक। इसके बाद आपका ये है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी।
इनके हम काम देख लें। कोशिका झिल्ली पतली होती है, मुलायम होती है, लचीली होती है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य सेमी परमेबल, मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजें जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनको अंदर जाने देती है, बाकी चीजों को अंदर नहीं जाने देती है। जैसे कि हमारी स्किन की मेम्ब्रेन है, ये भी सेमी परमेबल है। कुछ चीजें इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं लेकिन कुछ चीजें नहीं होती हैं। ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन, उसको जीवित इकाई माना जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति को अजीवित माना जाता है। लिपिड और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर भी है लेकिन वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम उसको देखेंगे नहीं। यदि किसी को देखना हो तो बता दीजिएगा। कोशिका भित्ति, सिर्फ यदि कोशिका भित्ति अगर आपसे 2 नंबर में पूछा, क्या बताएंगे? क्या है इसका गुण, क्या है, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पादपों में पाई जाती है, अजैविक होती है, मोटी कड़क कठोर संरचना होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल है लेकिन कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। संरचनात्मक दृढ़ता, एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है जिसके कारण कोई भी सेल है उसका आकार, कोई भी जो ऊतक बना रही है उसका आकार एक निश्चित आकार रहे, इसके लिए इसकी संरचना थोड़ी कठोर होती है। यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, झिल्ली की रक्षा करके कोशिका को आघातों से बचाती है। क्योंकि कोई भी चीज है, नारियल, नारियल से हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि नारियल का जो आउटर खोल होता है वो ठोस होता है, ठीक है, वो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, किसी भी तरीके के अंदर जो मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, उसको आघातों से बचा रहा है। तो उसी तरीके का काम होता है कोशिका भित्ति का। इसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक की खोज बॉवेरी महोदय ने की थी। ये जो इसकी जो केंद्रक की जो झिल्ली होती है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब ये जॉइंट नहीं है, बीच बीच में इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि जो डीएनए है उससे जो हम एमआरएनए के थ्रू मैसेज जाता है सेल में, सेल के जो ऑर्गन्स के पास, उसके लिए पोर्स होते हैं इसमें छोटे छोटे। और केंद्रक के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। केंद्रक की खोज भावेरी ने की थी। यह छिद्रयुक्त दोहरी संरचना होती है, इसमें केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य लगभग एक ही कंपोनेंट होता है, लेकिन चूंकि वो केंद्रक में पाया जा रहा है इसलिए हम उसको केंद्रक द्रव्य बोल दे रहे हैं। केंद्रिका आरएनए संश्लेषण का कार्य करती है। ये नॉर्मली केंद्रक के अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर में दर्शाई जाती है। क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए होता है, इसका एक तरीके से कंपाइल करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होगा तो हम देखेंगे कि यही क्रोमेटिन नेट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके गुणसूत्रों का निर्माण करेगी। विभाजन के समय सिकुड़कर और क्रोमोसोम का निर्माण करती है। इसके कार्य क्या हैं? अगर 7 मार्कर में आता है तो आपको कार्य मेंशन करने पड़ेंगे। क्या कार्य हैं? मेन ऑर्गन है, क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, जेनेटिक जो मैसेज है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर करने का काम करेगा। जीन्स उसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा कोशिका विभाजन में भाग लेता है, जनन में भूमिका निभाता है, कोशिका का विकास और परिपक्वन में सहायक होता है, कोशिका का मैनेजर होता है। कोशिका में क्या होना है क्या नहीं होना है, जो मैसेज हैं वो सारे जो डीएनए में कोड्स हैं, जो कोडॉन्स जिनको बोले जाते हैं, जेनेटिक कोड्स, उनके थ्रू होता है। तो वो कहाँ होंगे? केंद्रक में होंगे। तो कोशिका का जो मैनेजर का काम करता है, जैसे कि हम कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसी तरह कोशिका का मैनेजर केंद्रक होता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त स्ट्रक्चर होता है, प्लांट की आउटर लेयर बनना, ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त स्ट्रक्चर होता है। इसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप प्रोकैरियोटिक सेल में, मैंने आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, अब वहां माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं।
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये अपने आप में एक सेल की तरह है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसमें लेयर्स होती है, आउटर लेयर। इसमें डीएनए भी होता है। डीएनए दो ही ऑर्गन में होता है, एक क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने की थी, इसका नाम खोज अल्टमैन ने की थी, इसका नामकरण बेंडा महोदय ने किया था। यूकैरियोटिक कोशिका में इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संज्ञा दी जाती है। ये अर्ध स्वायत्त ऑर्गन है। चूंकि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये खुद के लिए खुद ही मैसेज प्रोड्यूस करने का काम भी करता है। जितनी भी श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के लिए एटीपी के फॉर्मेट में, वो यहीं पे प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, जो हमारी श्वसन की प्रक्रिया है, उसमें हम दो साइकिल पढ़ते हैं, एक है क्रेब्स साइकिल और एक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो होती है आपकी जो कोशिका द्रव होता है उसमें। लेकिन जो आपकी क्रेब्स साइकिल है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है 36 एटीपी, वो हमारा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको अलग से बना के बता देती हूँ, एक मिनट। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। एक मिनट, मुझे स्पेस की जरूरत है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लगभग अंडाकार होता है। मैम इनके इंग्लिश नेम को देवनागरी में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया को देवनागरी में माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए। आप जो क्लोरोप्लास्ट है उसको चाहें तो हरित लवक की जगह क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। और ये सिर्फ आपके मेंस के लिए नहीं, ये किसी भी एग्जाम के लिए है, क्योंकि बायो के जो मैक्सिमम टर्म है, स्टैंडर्ड टर्म, वो इंग्लिश में अवेलेबल है। कई जगह पे आपको खुद को कंफ्यूजन होगा कि ये हिंदी टर्म किसका है, तो इसलिए आप इनके सबके जो है इंग्लिश टर्म को देवनागरी लिपि में लिख करके यूज कर सकते हैं। ओके वंदना, हम देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आउटर लेयर, इनर लेयर। लेबलिंग में मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें डीएनए मिलता है। बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, सॉरी, डीएनए। जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें जो लेयर होती है इस पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये थोड़ा मैंने आप लोगों को दिखाई दे, समझ में आया इसलिए बड़ा बनाया है, बाकी इसको आपको डायग्राम में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। इसको ऑक्सीसोम बोलते हैं और इसी में क्रेब्स साइकिल जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ऑक्सीसोम्स में। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद आता है आपका लवक। यूकैरियोटिक, चूंकि इसमें भी ये भी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है। मैंने बताया दो ही सेल ऑर्गन है जिसमें डीएनए पाया जाता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसको भी, क्लोरोप्लास्ट को भी यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल की संज्ञा दी जाती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। हम परपोषी प्राणी हैं, कोई भी जीव है परपोषी होता है। भोजन कौन बनाता है, प्लांट्स, तो ये प्लांट्स में होता है। इसके अलावा ग्रीन एल्गी में होता है।
अलग अलग जो प्लांट्स के कलर होते हैं, प्लांट में जो अलग अलग ऑर्गन्स के कलर होते हैं, उनके आधार पे इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसमें आपका है वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक मतलब जिनमें कोई पर्टिकुलर कलर होता है, जैसे कि प्लांट के फूल्स में फूल होते हैं उनमें होगा, फ्लावर्स में, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है। फिर अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है, ये किस पार्ट में होगा, जो जड़ है प्लांट की, उनमें कोई कलर नहीं होता है, तो इसलिए ये जड़ वाले भाग में अवर्णी लवक हमें मिलता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये अलग से आपको आ सकता है, तो एक बार आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर बना करके, और कोशिश कीजिए बायो में जो बेसिक, जो बोल रही हूँ कि 7 मार्कर में आ सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक, डायग्राम बना करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मेरे यहाँ बनाने का उद्देश्य कि आपको एक बेसिक तरीका समझ में आ जाए उस डायग्राम को बनाने का, जिससे आप हल्का फुल्का, जरूरी नहीं है कि आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप वो बना पाए, आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर उसका पता हो कि वो गोल है, अंडाकार है, चौकोर है, क्या है, तो आप उसको एटलीस्ट लेबलिंग सही कर देंगे, थोड़ा बहुत भी स्ट्रक्चर बना देंगे तो एक अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जैसे हमारा ये पेज है, इसमें आपको हाफ पेज मिलेगा 7 मार्कर के लिए, लगभग 12 से 14 लाइन मिलेगी। तो इस वाले सेक्शन में एक छोटा सा डायग्राम, ये आपका ज्योग्राफी में भी काम करेगा कि इस वाले सेक्शन में इस साइड नहीं बनाना है, जिस साइड हम लिखना शुरू करते हैं, राइट साइड पे, जो पेज में राइट साइड सेक्शन होता है उसमें ऊपर साइड पे, और वो भी बॉक्स में बनाई गई, उसके नीचे लिखिएगा कि ये चित्र किस चीज का है, चित्र डैश इस चीज का, जो भी आपने बनाया है उसका नाम, मध्य प्रदेश की जलवायु, या फिर क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी है उसको यहाँ बताइएगा अलग से। ये जो है ना, ये आपको स्कोर दिलाता है। मेरे कॉपी में आपको मैक्सिमम जगह आपको छोटे छोटे, इवन 2 मार्कर में भी छोटे छोटे डायग्राम्स मिल जाएंगे, हर आंसर में जिसमें स्कोप है उसमें मैंने डायग्राम बनाया है। तो ये आपका जो ये यहाँ आप कंटेंट लिखेंगे ना 12 लाइन, उसको एक ही जगह पे समझा देगा कि आपने क्या लिखा है, और वहां जब किसी भी चेकर को कंटेंट पढ़ने की जगह एक बार देख करके समझ में आ जाए तो इसका मतलब है आपको स्कोर अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि एक व्यू में आपने उसको बता दिया कि आपने क्या लिखा है। और हर क्वेश्चन में कोशिश ये कीजिएगा कि एक व्यू में चेकर को ये समझ में आ जाए कि आपका कंटेंट किस फ्लो में जा रहा है, जिससे कि आपको स्कोर अच्छा मिले। क्योंकि एक तरीका है कि आप जैसे कोशिका में चाहूं तो पूरा लिख करके बता दूं आपको कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है, कोशिका झिल्ली जीवित इकाई होती है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, लेकिन यह जब आप कॉमा कॉमा करके लिखेंगे एक ही लाइन में, आपने 4 फैक्ट दे दिए एक लाइन में, आपके पास बाकी स्पेस बच गया दूसरी चीजों को बताने के लिए। और जितने ज्यादा डायमेंशन कवर करेंगे आप, जैसे आप ये देखिएगा, W मीन्स वर्क है यहाँ पे, जैसे कि कोशिका झिल्ली, जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत होती है, ये उसका इंट्रो हो गया। पतली मुलायम गुण या उनकी विशेषताएं जो होती हैं, पतली मुलायम लचीली अर्धपारगम में जीवित होती है। संरचना लिपिड और प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। कार्य क्या है, तो कोशिका को निश्चित आकार देती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और अणु का पारगमन करती है। कितने, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ये 7 लाइन का कंटेंट है। जब आप साइड में डायग्राम देंगे तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा कंटेंट, तो ये 10 लाइन 12 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इतने से स्पेस में मैंने, ये आपको शॉर्ट नोट्स भी एक तरीके से बता रही हूं कि इतने से स्पेस में मैंने आपको पूरा एक 7 नंबर का क्वेश्चन इतने से स्पेस में कवर करवा दिया। इसी तरीके से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि छोटे छोटे स्पेस में आप चीजें कवर कर लें, एक व्यू में आपका पूरा 10 नंबर का कवर हो जाए, छोटे छोटे व्यूज में आपके 7 मार्कर 2 मार्कर कंप्लीट हो जाए। इसमें डायमेंशन अपन ने क्या कवर कर दिया, इंट्रो दे दिया, गुण बता दिए, उसके बनी किससे होती है ये बता दिया,
कार्य बता दिए। 7 मार्कर में आप 4 अलग अलग डायमेंशन दे रहे हैं। एक व्यक्ति होगा, कोशिका झिल्ली पर टिप्पणी कीजिए। अब कोशिका झिल्ली में आपको कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, अगर उन्होंने 7 मार्कर में सिर्फ झिल्ली पूछा है। अब गोला बनाई है, इसको बता दीजिए नीचे चित्र कोशिका, ठीक है। इसमें केंद्रक बना दीजिए और बस झिल्ली बना दीजिए, और ज्यादा ही है आप कोशिका द्रव लिख दीजिए। 2 से 3 लेबलिंग, उसको ये पता चल गया कि आपने कोशिका की आउटर लेयर को झिल्ली बता दिया है। ये आपका एक काम यहाँ डायग्राम से हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक व्यू क्रिएट हो गया कि हाँ इसको इसके बारे में बेसिक पता है। आप चाहें तो कोशिका झिल्ली पतली मुलायम होती है, लचीली होती है, इसमें 4 लाइन खत्म कर दें, या फिर उसके 4 अलग डायमेंशन देके 7 में से 6 नंबर तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद है हमारी, हम स्ट्रक्चर प्लास्टिड के स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना बता रही थी। इसका स्ट्रक्चर भी लगभग अंडाकार होता है, कुछ इस तरीके से डबल लेयर्ड होता है। ये भी इसमें क्या क्या होता है, जो बाहरी परत, आंतरिक परत, हर कोशिकांग में फ्लूइड होगा, लिक्विड जो होता है वो, इसमें उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। इसके अंदर एक, जैसे हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक जमा देते हैं ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ग्रेना कहते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जो जिसको मैं कॉइन्स कह रही हूं इसको बोलते हैं लैमिली। जब ये स्ट्रक्चर के रूप में एक साथ पाया जा रहा है तो इसको बोलेंगे ग्रेना टोटल। और इसकी एक यूनिट ग्रेनम लेमिली हो जाएगी। जब यही जो गोलाकार संरचना है वो स्ट्रोमा में सिंगुलर फॉर्म में पड़ी हुई होगी, एक केवल सिंगल सेल के रूप में, उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल लैमिली। यदि आपने ये डायग्राम बना दिया, उसको बता दी कि इसमें 2 आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, इसका मतलब क्या हो गया, डबल लेयर्ड होता है। आपने बता दिया कि स्ट्रोमा होता है, मतलब उसको यही समझ में आ गया, फ्लूइड को स्ट्रोमा इनको पता है। आपने बता दिया कि भैया स्ट्रोमल लैमिली होती है, ग्रेनम लैमिली होती है, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। अब आपको नीचे क्या बताना है, ये चीजें नहीं, आप इसके इंपॉर्टेंस बता सकते हो, आप अदर डायमेंशन इसके कवर कर सकते हो, स्ट्रक्चर आप बता चुके हो। इसके बाद आता है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य की खोज पुरकिंजे महोदय ने की थी। कोशिका द्रव्य क्या है, फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होगा, किससे बना हुआ होगा, उसमें कुछ प्रोटीन कंटेंट होगा, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होगा, उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जिन ऑर्गन्स के नाम हम इधर पढ़ रहे हैं उन्हीं को इसमें लिखना होता है। इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और जल से बना, कार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से और जल से बना हुआ होता है। किस प्रकार का होता है, तो कोशिका द्रव निर्जीव, हमने सिर्फ एक यूनिट पढ़ी जो जीवित है, कौन सी, कोशिका झिल्ली। बाकी कोशिका द्रव निर्जीव होता है, गाढ़ा, लसलसा या चिपचिपा और पारभासी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसका संगठन क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ प्लस जल। फिर इसके बाद आएगा ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये स्ट्रक्चर है झिल्ली वाला, जो केंद्रक से जुड़ा हुआ है और बाहर आउटर लेयर तक जा रहा है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है। ये सबसे पहले तो इसका इंट्रो क्या होती है, तो ये शाखित झिल्लीदार संरचना होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। 2 प्रकार की होती है, जिस स्मूथ और रफ। स्मूथ चिकनी, जिस पर किसी भी प्रकार के दाने नहीं पाए जा रहे हैं, रफ जिस पर किसी प्रकार के दाने पाए जा रहे हैं। वो दाने क्या हैं, राइबोसोम्स। तो जिन पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं
वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और जिन पे नहीं पाए जा रहे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इन ये दोनों का डिवीजन क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, यही मैंने एक एक शब्द में बता दी है आपको कि जो स्मूथ होती है वो लिपिड बनाएगी और जो रफ होती है, चूंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो जिस पे राइबोसोम लगे हुए हैं वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का काम, प्रोटीन के स्रवण का काम करेगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चूंकि हमने देखा कि केंद्रक से यहां तक जुड़ी हुई है, तो एक तरीके का ये परिवहन का काम करेगी, दोनों के बीच मैसेंजर का काम करेगी। झिल्ली युक्त तो जितने भी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, जैसे कि हमने देखा क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया लेयर्ड है, आप लाइसोसोम देखेंगे लेयर्ड होता है, गोलाकार इस तरीके की संरचना होती है उसकी लाइसोसोम की, लाइसोसोम लेयर्ड है। जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, हाँ, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं उपस्थित होते हैं, केवल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ये विशेषता है। तो जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं उनकी जो आउटर लेयर है उसको बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण, झिल्ली कितने कोई भी अंग की बना रही हो तो केंद्रक अलग है नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। और कोशिका विभाजन अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो कोशिका विभाजन में जो डिवीजन के समय जो पट्ट बनाया जाता है या जो डिवीजन के लिए जो लेयर बनती है वो भी एंडोप्लाज्मिक, तो मेन झिल्ली है और हर जगह झिल्ली बनाने का काम कर रही है। तो कभी हमको बड़े में आ भी गया तो हमें क्या लिखना है, ये जितने भी कोशिकांग हैं उनकी आउटर लेयर बनाने का काम करती है, केंद्रक की आउटर लेयर बनाती है, केंद्रक से बाहर तक जुड़ी हुई होती है तो मैसेंजर का भी काम करती है, जो पोषक तत्व हैं उनको ले जाने का भी काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है, लिपिड संश्लेषण करती है। ये आपके 5-7 काम हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेट महोदय ने की थी, और ये जो है वो आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। लगभग इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट बड़ी होती है, एक यूनिट छोटी होती है, और इसमें बीच में राइबोसोम जुड़ा हो, वो आरएनए जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको, इसीलिए इसको जब डायग्राम में बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं उसको, क्योंकि उसमें 2 यूनिट्स होती हैं। ये हमने राइबोसोम जोड़ दिया और ये हमारे आरएनए के 2 प्रोटीन सेगमेंट हो गए। काम क्या करता है राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी मिस्टर कैमिलो गोल्गी द्वारा इसको खोजा गया था। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो कोशिका पट्ट, जो प्लांट सेल होती हैं उसमें कोशिका विभाजन के समय हम देखेंगे स्पष्ट पट्ट बनेगा, उसका निर्माण ये करता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जब बनती है, जब अपनी ये एनिमल सेल डिवाइड होती है, तब जो डिवीजन के समय पट्ट बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा, ईआर करेगा आपका। लेकिन जब प्लांट सेल डिवाइड होगी और उसमें जो हार्ड लेयर बनती है उसको बनाने का काम आपका गोल्गी एपरेटस करता है। शुक्राणु एक्रोसोम में ये पाया जाता है, जो शुक्राणु का जो ऊपर एक्रोसोम वाला ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो लेयर होती है उसमें ये पाया जाता है। यातायात प्रबंधन का काम करता है और वसा और प्रोटीन संचय का कार्य करता है ये। फिर आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्यों, क्योंकि जब भी कोशिका में किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है तो ये बस्ट हो जाती है, जिसके कारण जो कोशिका होती है वो गल जाती है और नष्ट हो जाती है। छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में ये होती है और इसके अंदर मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर केवल कोशिका द्रव और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जब ये फटती है तो उन्हीं एंजाइम के कारण जो हमारी कोशिका होती है वो गल जाती है। इसके बाद आपका बचता है तारक का, केवल ये जंतु कोशिकाओं में होता है, कोशिका विभाजन के समय काम आता है। अभी हम जब कोशिका विभाजन देखेंगे तब इसका काम मैं बताऊंगी और इसका स्ट्रक्चर भी मैं वहीं बताऊंगी, क्योंकि वहां ज्यादा इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आती है वैक्यूल या राजधानी।
अर्धपारगम में झिल्ली से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, और कुल मिला के ये कुछ नहीं, सबसे प्लांट सेल में ये बड़ी होती हैं, एनिमल सेल में ये छोटी होती हैं, लेकिन ये है क्या, जितना भी सेल का वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ आके स्टोर हो जाता है। अर्धपारगम में झिल्ली से ठोस या तरल भरा हुआ होता है इसमें, पादप में ये बड़ी होती हैं, और इसकी जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। जैसे ये है कोशिक, ये है अपना रिक्तिका, ये बनी हुई है, तो इसकी जो ये लेयर है ना, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये हो गया आपका सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रो सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हमने देखी 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रारंभिक, कैरियोट मतलब केंद्रक, यू मतलब विकसित, कैरियोट मतलब केंद्रक। तो जो प्रारंभिक केंद्रक वाली सेल है उसको हमने प्रोकैरियोटिक सेल कह दिया। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया डाल सकते हैं, आप ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया डाल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट डाल सकते हैं। फिर आपकी आती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसका केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, विकसित होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है, ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा। सबसे आउटर लेयर कोशिका भित्ति, किसमें पाई जाएगी, प्लांट्स में। उसके बाद कोशिका झिल्ली जीवित इकाई होती है और अर्धपारगम में होती है। उसके अंदर कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में क्या पाया जाएगा, कोशिकांग। कोशिकांग में हमने कौन कौन से देख लिए, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा हमने देखा गोल्गी एपर्टस या गोल्गी बॉडी। इसके बाद हमने देखा था तारककाय, सेंट्रियोल। फिर इसके बाद हमने केंद्र में केंद्रक देखा था, केंद्रक का अलग से स्ट्रक्चर देखा था। केंद्रक झिल्ली होती है जो कि छिद्रयुक्त होती है, जो एमआरएनए के ट्रांसफर के लिए इसमें मेनली छिद्र पाए जाते हैं। आई थिंक मैं केंद्रक का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब करना भूल गई हूँ, एक बार हम देख लेते हैं। केंद्रक की खोज वावेरी महोदय ने की थी। ये झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। केंद्रक झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, इसमें केंद्रिका होती है जो आरएनए संश्लेषण का कार्य करती है, ठीक है। क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, वो क्रोमेटिन नेट कहलाता है। विभाजन के समय ये हम देख चुके थे, कोशिका की रक्षा करता है, कोशिका विभाजन का भाग होता है, जनन में भूमिका, कोशिका का विकास और परिपक्वन, एमआरएनए का निर्माण। ये हमारा हो गया कोशिका का स्ट्रक्चर कंप्लीट, रिवाइज हो चुका है हमारा। इसको आप एक बार और नजर घुमा लीजिएगा, बाकी आपको कोई समस्या आए तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा मुझे। इसके आगे अब हमारा एक है, ये मैं लेकर के आई हूं आपके लिए, अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। क्रॉस मतलब नहीं है, उपस्थित नहीं है, राइट मतलब उपस्थित है। कुछ नहीं करना है हमें अंतर में। आप जैसे मैंने आपको सेल पढ़ाया, सेल में हमने सबसे पहले देखा आउटर लेयर कोशिका भित्ति, प्लांट में उपस्थित है, एनिमल में उपस्थित नहीं है। फिर पर्णहरिम क्लोरोफिल, प्लांट में चूंकि भोजन बनाने का कार्य होता है तो उपस्थित रहेगा, एनिमल में उपस्थित नहीं रहेगा। सेंट्रोमियर पादपों में नहीं होता है, कोशिका विभाजन के समय जंतु कोशिका में सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है तारककाय की, इसलिए उसमें उपस्थित होता है। लाइसोसोम प्लांट कोशिकाओं में नहीं होता है, जबकि इसमें हमें जरूरत होती है इसलिए होता है। रसधानी या वैक्यूल्स जो प्लांट कोशिका होती है, हमने देखा अभी लगभग 1/3 एरिया या 1/4 एरिया कवर करती है रसधानी प्लांट सेल का, मतलब बहुत बड़े आकार की होती है। लेकिन वहीं कुछ एनिमल सेल में नहीं भी होती है और कुछ में होती है तो बहुत छोटे आकार की होती है। फिर इसके बाद है आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। मैं इसलिए ले आई हूँ कि कभी बाई चांस, चूंकि हमारे इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी एक टॉपिक है और उसका एक मेन कंपोनेंट होता है क्रोमोसोम, तो हम इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है वो पाया जाता है, ठीक है। क्या करता है, जो इसका जो बीच वाला भाग होता है जो सिकड़ा हुआ होता है, जहां पे नॉर्मल अगर हम स्ट्रक्चर देखें कैरियोटाइप स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम,
तो ये जहां क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम आकर के जुड़ते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है। डीएनए होता है, इसका स्ट्रक्चर हम ये ना देख करके, इसका मैं आपको एक इजी स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जैसे चार हिस्टोन, एक मिनट ले लूं मैं, चार हिस्टोन प्रोटीन की यूनिट है, उनके ऊपर डीएनए जो जुड़ा हुआ होता है, वो आपका, सर क्लास ले खत्म करनी, ओके। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए जब कुंडलित होता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारा क्रोमोसोम होता है। और इसके बाद हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन। इसको हम कल करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, कोशिका विभाजन। आप एक बार देख आइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि इसको कंसाइज फॉर्म में आपको बता पाऊं। बाय बाय एवरीवन। एक मिनट सर, क्लास ऑफ